नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 15 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। देखते हैं कौन सा आर्टिकल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल है ये इसकी सुरक्षा के खतरे को देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए चीन के जो ऐप्स है ना, चीन के जो बने हुए ऐप है वो 24 ऐप को फिर से बैन किया गया है। तो ये एक्चुअली सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि सुरक्षा और अखंडता को देखते हुए ये खतरा साबित हो रहा था ये ऐप, और इसको इसलिए बंद किया गया है। ठीक है, इसको इसलिए बंद किया गया है। तो इससे ये आर्टिकल जो है आपको यही चीज़ देखना है कि भारत और चीन के बीच जो टेंशन होता था, ठीक है, पेंगुलम लेक के पास जो टेंशन हुआ था 2020 में, उस समय भी हमने बहुत सारे ऐप को बैन किया था। इस समय भी हमने ऐप को बैन किया है, तो उसी से संबंधित है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट एक इन्फॉर्मेशन रखिएगा। ठीक है, ये किस मंत्रालय के द्वारा बैन किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इस मंत्रालय के द्वारा इसको बैन किया जाता है, और डीप में इसको और ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसरो ने अंतरिक्ष में जो 3 सैटेलाइट भेजे हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। ये हम पीछे आर्टिकल इसमें डिटेल में दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर है कि आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाए जाए मदरसे और वैदिक जो पाठशाला होता है। ठीक है, समझिए आरटीआई अधिनियम क्या होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को हमने आर्टिकल जो संविधान में जो आर्टिकल है 21A फंडामेंटल राइट, इसको लेके ये किया गया है कि आर्टिकल में वैदिक, ठीक है, उसमें जो वैदिक होता है, वैदिक पाठशाला मतलब कि हिंदू धर्म में जो वैदिक पाठशाला होता है ना, जो वेद के बारे में पढ़ाते हैं, और मदरसा जो मुस्लिम के जो वह यहाँ पे होता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसको ये बताया गया है कि इसको आरटीआई अधिनियम के तहत आप लेके आइए। ठीक है, इन दोनों को जो संविधान के अधिकार से क्या होगा 14, 15, 16, 21 और 21A के तहत आरटीआई अधिनियम 2019 में लाया गया था, जिससे कि होगा कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संस्कृति का पृष्ठभूमि में भेदभाव को जो है ना, उसको सम्मान और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति यदि मदरसा में पढ़ाई कर रहा है या वैदिक में पढ़ाई कर रहा है, ये हिंदू धर्म के बारे में ही रिजिड होगा, ये मुस्लिम धर्म के बारे में ही ज़्यादा रिजिड होगा। ऐसे माना जाता है अक्सर कि ऐसे ही होगा, लेकिन जब ये एक जगह पे लाया जाएगा, इसको एक ही अधिनियम के लाया जाएगा, तो इसमें समानता आएगी। ठीक है, किसी के साथ कोई जाति धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद है अवसर की समानता, समान अवसर मिलेगी। राइट, उसके बाद है आप देख सकते हो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार। तो ये सारे चीज़ें लाया जाएगा जिससे ये सारे डेवलप हो पाएंगे। तो यही याचिका लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब किसी भी मौलिक अधिकार को बचाने के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत आप जा सकते हैं? 13। ठीक है, पुनर्विचार करने के लिए 13 या 32 आप लेके जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये काम करिए, ये आर्टिकल को लेके हाई कोर्ट जाइए। बात समझिएगा, बोले कि आप आर्टिकल को लेके हाई कोर्ट जाइए। तो कोई भी आर्टिकल को लेके, कोई भी मुद्दा को लेके आप यदि हाई कोर्ट जाते हैं तो उसको हम 326 के तहत ले जा सकते हैं। आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326 के तहत हम उसको लेके जा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें था, इसमें यही डिटेल दिया हुआ है कि आर्टिकल को लेके, तो आपको यही चीज़ें देखना है। इसमें एक चीज़ें देखना है कि हाई को आर्टिकल 21 जो है, 21A क्या बताता है? शिक्षा का अधिकार बताता है। राइट, उसके बाद है आरटीआई अधिनियम 2019 में लाया गया था। ओके, उसके बाद है कि आर्टिकल 13 क्या बताता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लेके जा सकते हो यदि आप संविधान में कोई मौलिक अधिकार को लेके। 32, आर्टिकल 32 भी वही बात करता है। ठीक है, आर्टिकल जो 226 है, वो आर्टिकल 226 क्या बात करता है कि आप हाई कोर्ट में कोई मामला लेके जा सकते हैं जो कि याचिका से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नेक्स्ट आर्टिकल नहीं है। इस पेज में देखिए, राष्ट्रपति के लेके जो सक्रिय जो हो रहा है, ममता बनर्जी ना राष्ट्रपति चुनाव के लिए सक्रिय हो रही है। ये पॉलिटिक्स का न्यूज़ है, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें देखने की ज़रूरत है कि राष्ट्रपति जो चुनाव है, ये राष्ट्रपति चुनाव होता क्या है। ठीक है, चलिए नोट की ओर चलते हैं। नोट में हम देखते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। आप इसमें देख सकते हो राष्ट्रपति का चुनाव, आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक दिया हुआ है, जिसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन दिया हुआ है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन दिया हुआ है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 55 के तहत दिया हुआ है, वर्णित है। किसके तहत वर्णित है? अनुच्छेद 55 के तहत, आर्टिकल 55 के तहत वर्णित है, जिसमें किस प्रणाली से होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का होता है। इसमें एकल संक्रमक मत प्रणाली उपयोग किया जाता है। ये याद रखेंगे, आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो करवाया जाता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत करवाया जाता है, एकल संक्रमित मत प्रणाली
ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति की जो संसद के जो दोनों सदन हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकते हैं? तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य के विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश में, जिस केंद्र शासित प्रदेश में यूटी में विधानसभा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो 3 में जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, ठीक है, उसके बाद पुडुचेरी के बाद दिल्ली, ये 3 जगह पे क्या है कि विधानसभा की बात की जाती है। तो ये सारे सभी क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के सदस्य जो चुनाव करते हैं वो 5 सालों के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो ये जो रामनाथ कोविंद है, इनका समय शायद खत्म होने वाला है। तो इसी के लेके अब वो जो रणनीति चल रही है ना, विपक्ष चाह रहा है कि एकजुटता से होकर हम राष्ट्रपति चुनाव में भाग लें। उसके बाद एक चीज़ दिया हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन एलिजिबल हो सकते हैं। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र हो चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने लायक आपके पास क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, आप किसी भी लाभ के पद में ना हो। अब लाभ के पद में ये राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का पद नहीं आता है, ठीक है। आप यदि गवर्नमेंट जॉब के अंदर ना हो, ये सब लाभ के पद हो गए। राष्ट्रपति पे महाभियोग के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 61 के तहत हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग को जो प्रस्ताव लाया जाता है उससे पूर्व आपको राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्रस्तावक जो होते हैं, ठीक है, प्रस्ताव सदन की कुल जनसंख्या जो होते हैं उसके 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति को यहाँ से चीज़ें किया जाता है। चलिए अब चलते हैं आर्टिकल की ओर। तो हमने देख लिया राष्ट्रपति से संबंधित। अब देखिए इसमें दिया हुआ है भारत और ओमान के जो नौसैनिक हैं उनके बीच में सुरक्षा सहयोग की बातचीत की गई है। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ओमान का मैप देखना है, ठीक है। ओमान का मैप क्या है, चलिए ओमान का मैप मैं आपको दिखाता हूँ। अपना एक चीज़ देखते रहिए कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लेते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर कुछ हमें पढ़ना जरूरी नहीं होता है न्यूज़पेपर के अंदर। देखिए ओमान है, ओमान के बगल में क्या है, इधर से देखिए संयुक्त अरब अमीरात है, इधर आप देखें सऊदी अरब से इसका बाउंड्री लगता है, इधर यमन से बाउंड्री लगता है, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यमन, तो ये जो 3 देश है इनसे बॉर्डर लगता है। इधर है गल्फ ऑफ ओमान और ये जो है ये है अरब सागर, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि आपको पता है कि सुएज नहर से रास्ते जाते के लिए आप देखोगे ये जो ओमान है इधर से जाने के, ये देखिए चाबहार का पोर्ट है। अब चाबहार के पोर्ट में अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास यही है ओमान, तो इसलिए हमारे पास ओमान जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए ये क्षेत्र, ओके, ये भी ओमान का ही पार्ट है, राइट। चलिए अब आर्टिकल की ओर चलते हैं, न्यूज़पेपर की ओर। तो हमने देख लिया इनसे सहयोग की बातचीत चल रही है, द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो आप इसलिए कंटिन्यू रहिए, ओके। और यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, क्योंकि इस तरह से जो द हिंदू का आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा बहुत सारे चैनलों पे, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए जो एक बाधा रहती है ना, कि एक डिस्कशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको सही से नहीं मिलता है। तो मेरा कोशिश है कि मैं आपको 100% एफर्ट दे पाऊँ। कहीं ना कहीं गलतियाँ हमसे भी हो जाती होगी, तो उसके लिए कि आप भी माफ़ करिएगा, राइट। लेकिन मैं एफर्ट लगाता हूँ कि आपसे हो पाए, ठीक है, मैं आप तक पहुँच पाए। यदि और कोई ज़रूरत है आपको यदि संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको किस चीज़ों पे और रिक्वायरमेंट है जो मैं कर सकता हूँ, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर है। देखिए सामाजिक व्यवस्था के नाम पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये चीज़ें जो है ना याचिका दायर की गई थी कर्नाटक हाईकोर्ट में, ठीक है। ये सारा चीज़ें जो है ना हिजाब वाला मामला है। हम हिजाब वाला मामला बहुत जल्द 1-2 दिन में एक डिटेल डिस्कशन के साथ हिजाब वाला लेंगे कि हिजाब क्या सही है या क्या गलत है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि शैक्षिक संस्थान जो है ना हिजाब पहनने के लिए अनुमति मांगने के लिए जो इसमें आर्टिकल 25 की बात की जाती है, कि आर्टिकल 25 जो है ना हमारा धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है उसकी बात की जाती है, इसके तहत लिया जाता है। तो यही मामला अभी चल रहा है, तो उसको आपको डिटेल में नहीं, मैं सिर्फ आर्टिकल 25 को आप देखते रहिए कि आर्टिकल 25 क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट आर्टिकल में कहा गया है कि बैंकों को जो है ना, बैंक जो है एनबीजी जो धोखाधड़ी औसतन कम करने में, समय के साथ इसको पकड़ने में, ये निर्मला सीतारमण का कहना है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे इसमें यही मिलेगा कि बैंकों ने जो धोखाधड़ी है उसको रोके हैं, उसमें क्या क्या किया गया है। इसमें एक चीज़ निकल के आती है एनपीए, ठीक है। एनपीए क्या होता है?
अब आसान भाषा में समझिए, एक मिनट ना, इसका नोट्स मैंने बनाया क्या, नहीं, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। एनपीए, देखिए एनपीए क्या होता है। एनपीए वो होता है कि मान लीजिए कि बैंक ने लोन दिया, ए पर्सन को बैंक ने लोन दिया। ये जो ए पर्सन है इसने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। जब ये लोन ले लिया तो आपको क्या है कि आपको ईएमआई भरना पड़ता है, ईएमआई भरना पड़ता है ना। तो यदि आप ईएमआई 90 दिनों तक आपने उसका ना पैसा जमा किया ना कुछ रिस्पॉन्स किया, यदि 90 दिनों तक नहीं करते, 90 दिन या इससे ज़्यादा, तो आपको क्या किया जाएगा, आपके जो पैसा है, मान लीजिए आपने 100 रुपया लिया था, तो बैंक अपने खाते में उसको एनपीए में डाल देता है, एनपीए में डाल देता है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्मिंग मतलब कि यह जो संपत्ति है मेरा काम नहीं कर रहा है, परफॉर्मिंग नहीं कर रहा है। मान लीजिए सपोज डैट कि आपने किसी अपने फ्रेंड को पैसा दे दिया, ठीक है, लेकिन वो फ्रेंड आपको 2 महीने तक पैसा नहीं दे रहा है, 4 महीने तक पैसा नहीं दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे, उसको मानते हो ना कि चलो वो पैसा बुड़ गया, क्या आप दोस्ती में मांगो, ठीक है, वो दे नहीं रहा है, आप मांग रहे हो, तो क्या मानते हो कि चला गया, छोड़िए। तो वही होता है एनपीए। तो इससे क्या होता है, आपके ऊपर तो देनदारी बढ़ गई ना। अब बैंक जो है, ये जो बैंक है वो किसकी पैसा को लोन पे देता है, जनता के पैसा को। अब जनता तो पैसा लेगा ही ना। अब आप, मैंने यदि जमा किया है 100 रुपया, बैंक ने आपको 100 रुपये का लोन दिया, तो मैं तो बैंक से पकड़ूंगा ना कि मुझे पैसा दो, तो बैंक तो मुझे पैसा दे देगा, लेकिन यहाँ पे नुकसान किसका होगा, बैंक का लॉस होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार बहुत ज़्यादा बैंकों का निजीकरण कर रही है। अब समझिए कॉन्सेप्ट क्यों कर रही है निजीकरण, इसीलिए कर रही है क्योंकि जो बैंक लोन दे रही है तो सही से जाँच करके नहीं दे रही है, इसका मतलब यही चीज़ हो गया, ठीक है। सही से जांच करके देती तो ऐसा काम होता ही नहीं, राइट, एनपीए आता नहीं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल में डिस्कस करने लायक था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते। सरकार और आरबीआई साथ में मिलकर काम कर रही है क्रिप्टो करेंसी को लेके, ठीक है, एक मत है क्रिप्टो करेंसी लेके आरबीआई और वित्त मंत्रालय साथ में लेके क्रिप्टो करेंसी साथ में लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि साथ में क्रिप्टो करेंसी लेके आएंगे और उसको साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए अब ये आरबीआई जो क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी उसका नाम जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ओके, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आएगी। अब समझिए इसके बारे में अभी उतना ज़्यादा तो डिटेल में नहीं आया है, क्योंकि अभी बैंक आरबीआई जो गवर्नर थे ये बोले कि अभी समय लगेगा, समय के साथ साथ इसमें हर एक एंगल को देख के लाया जाएगा। ये जो करेंसी है वो किस माध्यम से चलती है, ये ब्लॉकचेन के माध्यम से चलती है। आके आपके देखेंगे कि ब्लॉकचेन के माध्यम से चलते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही नॉर्मल चलती है, ये ब्लॉकचेन के माध्यम से चलते हैं, राइट। तो ये जो है आगामी वित्त वर्ष जो है 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा कि क्रिप्टो करेंसी पे हम क्या करेंगे, 30% का टैक्स लगाएंगे। ये ऐसे जो हाई हो जाता है, लेकिन सरकार इसलिए लगा रही है कि ये थोड़ा सा उपयोग में कम आए, राइट। यदि कोई भी चीज़ है सरकार टैक्स इसलिए, जैसे मान लीजिए कि तंबाकू या फिर आप शराब देख सकते हो, वाइन देख सकते हो, इसमें टैक्स ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो सामान है ना ये कम से कम बिके, महंगा होगा तो, लेकिन ये थोड़ी ना होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि उनको लत लग गया है तो वो लेंगे ही, कितने भी रुपया में बिके तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था जिसमें क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी लाने की बात की जा रही है। तो आप एक ही चीज़ समझिए कि क्रिप्टो करेंसी वो होता है वो डिजिटल रूप से होता है, ये आपके हाथों में पैसा नहीं होगा, ये डिजिटली आपके वॉलेट में पैसा रहता है। यह किस माध्यम से चलता है, ये ब्लॉकचेन के माध्यम से चलता है, ये भी याद रखेंगे, ये ब्लॉकचेन के माध्यम से चलता है। आरबीआई अपना नया क्रिप्टो करेंसी लेके आने वाली है जिसका नाम रहेगा सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी। ये सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई थी, राइट। उसके बाद इस पर 30% की क्या लगाएगा, 30% परसेंटेज टैक्स लगाने की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है कि थोक जो मूल्य है में राहत और खुदरा जो मूल्य है उसमें बढ़ोतरी हुई है। थोक मूल्य राहत और खुदरा मूल्य में बढ़ोतरी, तो ये आपको डाटा देगा कि इतना दिन में 10% बढ़ा, 20% बढ़ा। जी नहीं, इसको पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, अब हम ये देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या होता है। सीपीआई जो होता है, पहले मैं डब्ल्यूपीआई दिखाता हूँ आपको खुदरा बैंकों में, ठीक है। खुदरा मूल्य सूचकांक, खुदरा मूल्य सूचकांक जो होता है उसको हम बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। यह भारत में ना सबसे अधिक किए जाने वाले मुद्रास्फीति के जो संकेतक होते हैं उसमें से ज़्यादा इसी को करते हैं, संकेत करते हैं। ये किस मंत्रालय के तहत होता है, ये वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत होता है। इसके अंतर्गत जो आर्थिक सलाह होता है कि कार्यालय इसको प्रकाशित करती है। यह थोक बिक्री पे होता है, जैसे मान लीजिए ये उत्पादन यहाँ से हुआ, यहाँ से निकलता है, तो एक बोलते हैं ना ये होलसेल रेट ही बढ़ गया है इसलिए इतना ज़्यादा महंगा हो गया, तो ये होलसेल रेट की बात होती है। होलसेल रेट कैसे बढ़ता है, उत्पादन लागत बढ़ गया हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाते हैं तो होलसेल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये होलसेल बारे में है। उसके बाद है इस सूचकांक का सबसे प्रमुख जो आलोचना होता है यह होता है कि जनता थोक रेट मार्केट उत्पादन नहीं खरीदती है।
जनता नहीं खरीद सकती, आपको खुदरा बाजार से ही खरीदना पड़ेगा, होलसेल में जाके जनता थोड़ी ना खरीदेगी, होलसेल मार्केट में तो जाके वो खरीदेगी ना। उसके बाद है WPI जो होता है, WPI इसको बदल के पहले 2017 से पहले ये क्या हुआ करता था, इसका जो आधार वर्ष होता था वो 2004 और 2005 से होता था, लेकिन अब इसको बदल के 2012 और 11-12 कर दिया गया है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, आधार वर्ष क्या होता है। देखिए आपको ना इकोनॉमिक्स में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा अर्थव्यवस्था में, लेकिन एक बात समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स में ना टर्मोलॉजी अभी यदि आपको क्लियर है, यदि हर एक टर्म का मीनिंग आपको पता है, तो इकोनॉमिक्स इतना आसान सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जबकि यूपीएससी में हर एक साल 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का होता है, तो समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, राइट। अब मैं आपको आधार वर्ष बताता हूँ, ठीक है। आधार वर्ष क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आप ना आज के डेट में हमारा कोचिंग ज्वाइन किए, ठीक है, आज के डेट में आपने हमारा कोचिंग ज्वाइन किए, तो आपको मैंने टेस्ट लिया तो आपका 5 नंबर आया, ओके 5 नंबर आया। और फिर आपने करते करते आप 6 महीने बाद, ठीक है 6 मंथ बाद आपका मैंने फिर से टेस्ट लिया, तो क्या हुआ, आपका क्या आया कि 50 क्वेश्चन आया, ठीक है। तो मैंने आप जिस दिन एग्ज़ाम एडमिशन लिए थे, मैंने उसको क्या मान लिया, आधार वर्ष मान लिया, आधार वर्ष, ओके ये हो गया आधार वर्ष। मतलब कि किसी एक साल को आधार वर्ष मान के वर्तमान साल के साथ तुलना करना, ठीक है, यही होता है आधार वर्ष। मतलब कोई भी आधार, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 2011-12 को आधार वर्ष मान लिया गया है और उसको तुलना किया जा रहा है कब से, 2022 से, 2021-22 से तुलना करके देखेंगे कि महंगाई कितना बढ़ रहा है और महंगाई कितना घट रहा है। समझ गए ना, यही कॉन्सेप्ट आती है, सिंपल सा समझिए। तो आधार वर्ष किसी एक समय को आधार वर्ष मान के किया जा सकता है। अब हम देखते हैं CPI, आपने WPI समझ लिया, आते हैं आप CPI की ओर, ओके। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये खुदरा खरीदार होता है, पहले ही आप समझिए खुदरा खरीदार, क्योंकि आप जो खरीदने जाते हो तो खुदरा ही सामान खरीदते हो ना, ओके। उसके बाद होता है इसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन का मूल्य होता है उसको मापा जाता है, उसमें जो बदलाव आता है इसमें CPI जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, औद्योगिक श्रमिक, ठीक है, कृषि मजदूर, उसके बाद ग्रामीण मजदूर, और CPI में शहरी और ग्रामीण दोनों करके संयुक्त करके, तो 4 आते हैं। 4 में से जो प्रथम 3 है, 1 2 3, ये जो 3 हो गए ना, इन तीनों को किसके द्वारा किया जाता है प्रकाशित, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ब्यूरो जो होते हैं, ठीक है, में एजेंसी जो द्वारा इसको संकलित किया जाता है। और चौथा जो है CPI संयुक्त है, इसको जो किया जाता है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय सांख्यिकी को गठन करके किया जाता है, ठीक है, ये स्टैटिक्स को गठन करके इसके द्वारा संकलित किया जाता है। इसमें आधार वर्ष क्या माना गया है, इसमें आधार वर्ष माना गया है 2021 और 2012, ठीक है, CPI का आधार वर्ष माना गया है 2012, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझ लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ऐसे आएगा कि CPI कैसे बढ़ जाती है, CPI ये क्या कैसे होती है। हम बहुत जल्द इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हर एक टर्मोलॉजी के साथ हम खेलेंगे और हर एक टर्मोलॉजी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आपका क्वेश्चन बनना, यदि 20 क्वेश्चन आता है तो मेरे गारंटी 20 का 20 नहीं दूंगा, लेकिन मैं 15 का जरूर दूंगा। यदि आपने उस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो 15 क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा, उतना डीप में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसान भाषा में समझ के हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब आर्टिकल की ओर लौटते हैं। आर्टिकल में हमने ये देख लिया, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो नागरिक समान संहिता के बारे में है। हमने कल आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है, नागरिक समान संहिता के बारे में हमने पढ़ा था। इस आर्टिकल में जो राइटर है वो उतना ज़्यादा बात कर नहीं रही है, ठीक है। इसको लेके हम आपको बताए थे कि नागरिक समान संहिता को लेके एक आर्टिकल लेके आएंगे, जिसमें एक्चुअली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसमें सरकार को ये जो है ना वो कुछ धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा ही चीज़ें कर रही है, तो उस चीज़ों को हम नहीं देखेंगे क्योंकि उतना हमारे एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा समझ लीजिए कि समान नागरिक संहिता होता क्या है। हमने कल भी आपको समझाया था, आज भी मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए समान नागरिक संहिता जो है हमारा संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अनुच्छेद 44 जो है वो यह बात करता है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए, ठीक है। यह क्या है, DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसके अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि देश के जो प्रत्येक नागरिक है उनके लिए एक समान कानून होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो और किसी भी जात के क्यों ना हो, उनके लिए एक होना चाहिए। नागरिक संहिता के अंदर आता है शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर ही आ जाते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, इसको नियम बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या होता है हमारे यहाँ पे कि हर मुस्लिम के लिए मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम और हिंदू में आप देख सकते हैं, हिंदू जो फॉलो करता है हिंदू सिविल लॉ फॉलो करता है, ठीक है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध ये आते हैं।
और मुस्लिम का जो होता है उनका अपना पर्सनल लॉ होता है, ठीक है। पर्सनल लॉ जो होता है उनके तहत मुसलमान, ईसाई, पारसी समुदाय ये इसको फॉलो करते हैं, राइट। हमारे यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बात की जाती है, मांग की जाती है कि दोनों को एक करिए, ओके, दोनों को एक करके ये हमें करना पड़ेगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, एडिटोरियल में ये बता देता हूँ कि ये जो है ना परिवार को बचत के लिए किया गया है। इसमें ये चीज़ें दिया गया है कि आप वृद्ध जो नागरिक है उनके भरण पोषण और सुरक्षा के लिए आप देखते होंगे कि जब कोई वृद्ध हो जाता है ना, उनके फैमिली में उनके बहू उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते, ठीक है। तो देखिए सब सिंपल सा चीज़ है, यदि आप अपने माता पिता को जो आपको आज खड़ा कर रहे हैं, आज एक चीज़ देखना कि कभी भी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे ना, कोई नहीं आपके पास रहेगा, तो आपके पीछे एक ही इंसान खड़ा रहेगा, वो है आपके माता पिता। आपके माता पिता को छोड़ के आपके पीछे कोई नहीं खड़ा रहता है, ये आप फैक्ट जान लीजिए। उसी तरह से जब आपके माता पिता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो आप खड़ा होना चाहिए, उनके पास एक ही चीज़ दिखना चाहिए कि उनके हाथ के सामने आप खड़ा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेके देखें कि लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि हमने यूरोपियन जो पश्चिमी देशों का जो समाज है ना, उसके तहत अपने आप को ढालते चल रहे हैं। ढालते से हमें ये होती है कि हम अपनी सिंगल फैमिली हो जाती है, आपने शादी किया और आप अलग हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही आर्टिकल में बात किया जाता है। आप ये सामाजिक रूप से बात किया गया है, ये ऐसे के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऐसे के लिए जीएस पेपर 1 में समाज के जो है इसको आप लिंक कर लीजिएगा, इसमें यही चीज़ें दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल हमने वहाँ भी बताया कि डिजिटल मुद्रा करेंसी के बारे में बताया, तो ये आरबीआई के द्वारा जो लाया जाएगा उसी के बारे में इसमें हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया ऊपर में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें दिया गया है कि उच्च शिक्षा में रोजगार के लेके ज़्यादा चीज़ें जोड़िए, जिससे कि क्या हो कि कोई भी व्यक्ति यदि उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है और उसके बाद वो निकलता है तो उसको रोजगार मिले, ठीक है। ऐसा ना हो कि उनको जॉब ही नहीं मिले। अभी हमारे यहाँ पे वही होता है कि जॉब ही नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें निकल के नहीं आ रही है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर है। देखिए, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने में भारत और मालदीव की बात की जाती है। मालदीव क्या है, हमारा हिंद महासागर में हमारा जो चीन है, चीन का जो प्रतिनिधित्व बन रहा है, उसमें मालदीव एक हमारा सबसे सहयोगी देश है, ओके। जो हमारा जो इसके साथ जो रिश्ता है बहुत मजबूत हो चुका है। पहले इनके जो राष्ट्रपति थे वो थोड़ा सा चीन की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो उनके भारत के साथ ज़्यादा ही सही हो गया। तो यही आर्टिकल दिया हुआ है कि मालदीव के साथ भारत का जो द्विपक्षीय रिलेशन है वो सही जा रहा है, तो उसी से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट है कि हमारे जो जयशंकर जी है वो फिलिस्तीन में विदेश के जो सुरक्षा समेत मुद्दे पर चर्चा करें फिलिस्तीन का। अब हमारा काम होता है कि फिलिस्तीन का हमने मैप देखे, ठीक है। फिलिस्तीन का मैप देखे, ये देखिए, ये है फिलिस्तीन। ये जो फिलिस्तीन है ना, ये बहुत सारे द्वीप से बना हुआ है, ठीक है। ये जो द्वीप सब है उससे बना हुआ है, तो इसको देख सकते हैं आप। ये प्रशांत महासागर के अंदर है, फिलिस्तीन सागर यहाँ पे है, ओके। तो ये फिलिस्तीन का मैप हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर है ना, ये यूक्रेन वाला इशू चल रहा है। अब यूक्रेन वाला एक बार इशू देख लीजिए, बस खत्म, उसमें ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बॉल बाय बॉल का कमेंट्री चलते रहेगी, आपको इतना डीप में नहीं जाना है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर आ गया। इसरो को जो अंतरिक्ष में भेजा गया था सैटेलाइट, भारतीय इसरो जो एजेंसी है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो ने भेजा है। ये कौन सा भेजा है, EOS 044 भेजा है, ठीक है। ये किसके द्वारा भेजा गया है, व्हीकल जो क्या काम में आता है वो है PSLV 1445वां भेजा गया है। तो मतलब PSLV व्हीकल के द्वारा भेजा जाता है, हम डिस्कस करेंगे ये कहाँ से भेजा गया। ये 10 सालों तक सेवा दे सकता है। ये श्री हरिकोटा के स्थित जो शिखर धवन होता है, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको भेजा गया है, राइट। इसके बारे में देख लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा PSLV के बारे में देख लेते हैं। PSLV क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ पे ना GSLV होता है, PSLV होता है। PSLV ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप बाइक से किसी भी चीज़ों से, मान लीजिए कि आपने ट्रेन से बिहार से आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, बिहार से या यूपी से दिल्ली जा रहे हो, तो ये क्या होगा, ये आपका वाहन हो गया। ट्रेन जो है वो आपका वाहन है, वो यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। उसी तरह से किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी से यदि उसको अपना ऊपर अंतरिक्ष में ले जाना हो, सैटेलाइट में छोड़ना हो अंतरिक्ष में, तो ये क्या होगा, वाहन होगा, ये यहाँ से ले जाएगा इसको, ठीक है। उसको बोलते हैं PSLV, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं PSLV। ये जो PSLV है, ये जो है तीसरी पीढ़ी का PSLV है, ठीक है।
उसमें आप देख सकते हो इसकी जो क्षमता होती है, ये क्षमता 850 किलो तक लेके जा सकती है, ठीक है। उसको बढ़ा के अब क्या कर दिया गया है, 1.9 टन तक कर दिया गया है। इसकी उपलब्धि में आप देख सकते हैं चंद्र पे बहुत सारे ले गया है सैटेलाइट, उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा समझिए कि PSLV होता क्या है, इसमें जो है ना 1/4 जो चरणीय होती है प्रज्वलित किया जाता है। इसमें प्रथम और तीसरे जो चरण में होते हैं वो ठोस होते हैं, ठोस रॉकेट होते हैं, और दूसरे और चौथे में क्या होता है, तरल रॉकेट इंजन होता है, ठीक है। तरल रॉकेट इंजनों का उपयोग किया जाता है। ये सब थोड़ा सा ले ले। ये तरल जो चरणों की युक्त प्रथम भारतीय प्रमोचन वाहन में से एक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हो गया आज के डिस्कशन में, इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आपको डिस्कशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे और डिस्कशन लंबा कर सकूं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।